अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज 9 मई रूस के हवाले से अहम दिन था, क्योंकि वहाँ एक उनकी आज़ादी परेड होती है जो कि वर्ल्ड वॉर के हवाले से, जिसमें कि रूस को फ़तह हासिल हुई थी। उस हवाले से परेड हुई और उस परेड के अंदर तवक्को बहुत थी लोगों को कि शायद पुतिन कोई बड़ी जंग का ऐलान करेंगे, लेकिन सच ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने अपनी जो जंग उनकी चल रही है यूक्रेन के साथ, उसको एक लेजिटिमेसी फराहम की और उन्होंने एक रीज़न बताई कि क्या वजूहात बनी कि जिस पे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया अपने डिफेंस के लिए, और तारीख़ी पस मंज़र में। और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक वो बात मुनासिब भी है। और ये भी उन्होंने बताया कि नेटो जो है वो उनके सरहदों पर जो है न्यूक्लियर हथियार लगा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं या कोई गैर जानिबदार, कोई सिफारती तजिया निगार या कोई भी डिफेंस एनालिस्ट से अगर पूछें, अगर वो गैर जानिबदार हो, तो वो यही कहेगा कि इसमें ज़्यादती अमेरिका की है। अमेरिका ने ही इस मामले को आगे बढ़ाया, वरना तो नॉर्मली तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि वार्सा पैक्ट होने के बाद नेटो पैक्ट की ज़रूरत नहीं थी, नेटो को भी ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ और उसको बल्कि ये आगे बढ़ाते गए। तो वो आपने खुद ही पुतिन को वो किया। और अब आज जो G7 के ममालिक हैं उसमें भी जो बात हुई है, अमेरिका ने वहाँ भी यही है कि पुतिन के लिए कोशिश की है कि उसको दीवार से लगाया जाए। और आज ज़ेलेंस्की ने भी मतलब ऑनलाइन उन लोगों से मुलाकात की। अजीब तमाशा है, एक वो छोटा सा यूक्रेन बुनियादी तौर पर जो है अमेरिका के मफादात की भेंट चढ़ गया। और बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो ये जंग जो है रूस और अमेरिका के दरमियान है, लेकिन बैटल ग्राउंड जो है ना, बैटल फील्ड जो बना है वो उन्होंने यूक्रेन को बनाया है। और ये एक समझने वाली बात है, और ये यूरोप को भी समझना चाहिए थे, लेकिन अफसोस कि यूरोप जो है ट्रैप हो गया है अमेरिका के हाथों। और अमेरिका ने यूरोप को ऐसा खौफ दिला दिया है कि भाई आप अमेरिका के बगैर या नहीं चल सकते। और वो अमेरिका के उसमें पूरा यूरोप जो है ट्रैप हुआ हुआ, और वो अमेरिका के लिए पूरी यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है रूस से लड़ने के लिए अमेरिका को। और अमेरिका अपनी सरजमीन जो है हज़ारों मील महफूज करके बैठा हुआ है, उसने अड्डे अपने फैलाए हुए हैं। अमेरिकन को, अमेरिकी शहरियों को तो कोई ख़तरा नहीं, अगर ख़तरा है तो यहाँ यूरोप के दूसरे लोगों को है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, समझनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक समझ में नहीं आई है। इस दूसरी जानिब वो चीन के हवाले से भी आपको मैं बता दूं, मैंने चीन के हवाले से कहा था आपको कि इस वक्त जो चीन का जो मामला चल रहा है वो ये है कि चीन ने भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके जो लोगों को जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा और उनके मफादात को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उस पर चीन ने अब ये ख्वाहिश ज़ाहिर की दबे अल्फाज में कि वो कोशिश करेगा कि अपने दिफाई जो भी है, उनके फ़ौजी दस्ते, जो कोई भी आप कहते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ या जिनके ज़रिए वो चाहते हैं कि उनको इजाज़त दी जाए कि वो पाकिस्तान में आकर अपने उन दहशतगर्दों का किला खुमा करें, क्योंकि पाकिस्तान तो नाकाम हो रहा है। और दूसरी जानिब एक तमाशा ये भी हो रहा है कि अमेरिका को जो है मौजूदा ये जो हुकूमत है आपकी, सिक्योरिटी रिस्क जो गवर्नमेंट आई, मैं हमेशा सिक्योरिटी रिस्क कहता हूँ उसको, तो आप लोग समझते होंगे, मैं इसकी तफसील में जाऊँगा। उन्होंने अमेरिका को खामोशी से अड्डे फराहम करने की भी उन्होंने हामी भर ली है, यानी अफ़गानिस्तान पर हमला करने के लिए। तो अब एक तरफ वो खामोशी से मौजूदा हुकूमत अमेरिका को अड्डे दे रही है, दूसरी जानिब चीन जो है वो चाहता है कि आकर, खैर चीन का तो बात सही है, जब हम नहीं अगर करेंगे तो हमने जब उनसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कराई है तो हमें करना चाहिए था। उधर वो चीन भी चाहता है आके करे कार्रवाई। तो मतलब दूसरे अल्फाज में ये होगा कि चीन और अमेरिका जब अफ़गानिस्तान में जाएगा हमारे अड्डे इस्तेमाल करता हुआ, तो फिर वो अफ़गानी जो है वो अमेरिकन अहदाफ पे हमले करेंगे या पाकिस्तान पे हमले करेंगे, चीन इधर हमले करेगा। तो दूसरे अल्फाज में ये है कि मौजूदा हुकूमत ने खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता जो है पाकिस्तान को दूसरा यूक्रेन बनाने की इजाज़त दे रही है, जिसके बारे में शुरू से मैं आपसे कहता था। लोग कहते थे, नहीं समझ में आती थी लोगों की कि फैसल साहब ये क्या आप बात कर रहे हैं, तो वो ये बात यही है। अब आप अंदाज़ा लगा लें खुद। और दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के अंदर भी हालात ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो हैं वो ख़वातीन को तालीम की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, उन पर पाबंदियाँ हैं। उसकी वजह से जो गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं प्लस अमेरिका और जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो क़ुव्वतें हैं, उन्होंने जनाब वो अहमद शाह मसूद को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। और बल्कि मेरे पास जो इत्तलात हैं कल से, क्योंकि कल मैं नहीं 2 दिन से मैं नहीं कर सका था वीलॉग, कुछ मेरी मसरूफ़ियात थी वो सफारती हवाले से,
मैं यहाँ नहीं था। तो उसके बाद जो है अब वहाँ भी मामला जो है अहमद शाह मसूद को दोबारा, उनका जो ग्रुप है अहमद शाह मसूद, उनके बेटे जो चला रहे हैं, उनके साहबजादे, उसको जो है दोबारा मुनज़्ज़म किया जा रहा है और वो जो है वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो अगर वहाँ बढ़ती है, वहाँ हालात ख़राब होते हैं तो उसका असर भी पाकिस्तान पर, फिर चीन के मामलात और फिर इधर से, तो सारा मसला ये है कि वो पाकिस्तान को दूसरा यूक्रेन बनाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये हुकूमत जनरल सिक्योरिटी रिस्क है और ये बिल्कुल वो जो मगरिब का एक एजेंडा है कि पाकिस्तान के में अपने मफादात की जंग लड़ी जाए और पाकिस्तान को पानीपत का मैदान बनाया जाए, ये उस तरफ आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा, चीन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं यू चिंग, उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी, क्योंकि अमेरिका ने कहा था चीन को कि रूस के हवाले से कि जिस तरह हमने रूस को सबक सिखाया है पाबंदियाँ लगाकर, हम आपको भी पाबंदियाँ लगाएंगे, इस तरह सबक सिखाएंगे। तो चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने सख्त अल्फाज में अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि वो इन्हें रूस ना समझें, अगर आपने हम पर पाबंदी लगाई तो फिर हम आपके ख़िलाफ़ जो इक़दाम हम करेंगे और वो इंतहाई ख़तरनाक होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये इसमें अमेरिका अगर बहुत ही अंडर एस्टिमेट करेगा अगर रूस को समझे। लेकिन रूस का भी अमेरिका ने क्या बिगाड़ लिया? अब G7 के अंदर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रूस का रूबल तो हाई ऊपर जा रहा है। गो कि ये बात सही है कि रूस के साथ अभी कुछ ममालिक इतने खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बहरहाल रूस ने जो है अपना एक स्टैंड लिया है। तो दुनिया के अंदर बहरहाल रूस की पोजीशन मुस्तहकम है। और वो कल सलामती कौंसिल में जो अक़वाम मुत्तहिदा की बात हुई थी, उसके अंदर भी इतने दबाव के बावजूद अमेरिका का बहुत दबाव था भारत के ऊपर, लेकिन भारत ने फिर दोबारा उसमें हिस्सा नहीं लिया। और बल्कि मैंने बल ट्वीट भी किया था, मुझे बताया गया था वहाँ पे कि जो डच हुकूमत है हॉलैंड की, उन्होंने बल्कि बड़ी तकरार की भारत के साथ और कहा कि आप जनाब हिस्सा लें हर सूरत के अंदर। तो उन्होंने स्टैंड लिया भारत ने, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते कभी भी, कि हमारे दोस्त हैं, हमारे मफादात हैं, हम अमेरिका को या यूरोपियन यूनियन को इतनी अहमियत, ये कहा उन्होंने कि हम अमेरिका को या यूरोपियन यूनियन को इतनी अहमियत नहीं देंगे कि हमारे मफादात मुतासिर हों। तो ये एक वाकई हैरत अच्छी बात है, स्टैंड है, ऐसे स्टैंड लेना चाहिए। तो बहरहाल इसकी फिर मैंने तारीफ़ भी की है। तो एक दो लोगों ने मुझे मैसेज दिया, मैंने ट्विटर पर कहा जी आप भारत की तारीफ़ कर रहे हैं। मैंने कहा बात भारत की नहीं होती, मसला होता है कि अगर कोई दुश्मन भी अगर अच्छी बात करे तो अच्छी बात की हिमायत करनी चाहिए। ये था कुछ थोड़ा सा आलमी। और मामला ये है कि चीन ताइवान का मसला भी चल रहा है। मैंने आपसे कहा था कि सारे मामलात को देखेगा। ये यौम आज़ादी आज गुजर गया है, लेकिन ये है कि आज की यौम आज़ादी की परेड के बाद आप ये नहीं समझ सकते कि कोई मतलब रूस अभी रुकेगा, रूस अपनी जंग को आगे चलाएगा। और ये अब तमाम मामला जो है ये अमेरिका और नेटो पर मुनहसर है कि वो किस तरीके से इस तमाम मामलात को देखते हैं। अगर अमेरिका और नेटो ने अगर मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की और अपने जो जिसे कहते हैं ना कि जारहाना और अपना जो एक इस्तेमारी जो कब्ज़ा करने की अगर वो इन्होंने रविश अगर ख़त्म नहीं की, तो लामहला जो है फिर रूस आगे बढ़ेगा और उसका अगला निशाना जो है नेटो होगा और पहला पोलैंड होता है, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। और इसी तरह इस तमाम सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए मैंने बताया था कि शुमाली कोरिया भी अपने मामलात को तेज़ी से हल कर रहा है और वहाँ पे शुमाली कोरिया ने वहाँ डिप्लॉयमेंट भी करनी शुरू की है, अपनी कुछ मिसाइल के साथ साथ अपने कुछ इलाकों के अंदर भी अपने डिप्लॉयमेंट शुरू की है। और दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन का जो मैंने बताया था कि क्रीमिया के ऊपर और ख़ास तौर पे जो इलाके हैं जहाँ पे कुछ रूस के जो कि यूक्रेन के बहुत करीब हैं, वहाँ पर रूस ने अपनी न्यूक्लियर आर्सनल्स में आपको पहले बता चुका हूँ लगा दिया है। ब्लैक सी के अंदर उसने लगा दिया है। तो कहीं से मुझे लगता नहीं है कि रूस पीछे हट रहा है, लेकिन ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि रूस पीछे हट रहा है। लेकिन जो मेरे पास आज़ाद इत्तलात हैं उससे ये लगता है कि रूस पीछे नहीं हट रहा। अच्छा, आज चलते हैं थोड़ा पाकिस्तान की तरफ। बड़े अहम मामला थे आज। आर्टिकल 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वो बहस हुई थी, लेकिन वो सुना है कि वो मुलतवी हो गई है और कल 11 बजे तक हो गई है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, अगर अदलिया को देखना चाहिए कि जो कुछ अब इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, जो कुछ अदलिया ने किया है या जो कुछ भी सारी सूरत हाल अदलिया के कुछ फ़ैसलों की वजह से वो गलत हो या ट्रैप हुई हो, मैं ज़्यादा बहस में नहीं पड़ता, लोग समझते हैं, बताता रहा हूँ मैं। मौका है अदलिया को भी देखे और देखने के बाद इस तरह को सही आवाम की पल्स को देखते हुए फ़ैसला करे कि क्या फ़ैसला उसको करना चाहिए। और लेकिन एक बात और ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि आज आपने हमज़ा शहबाज का एक बयान सुना होगा। उन्होंने कहा, आज टेलीविज़न पे भी आया, मैंने ख़ुद सुना इत्तेफाक के, कि वो ये कह रहे थे कि इमरान कहता है कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली। तो उस पर हमज़ा शहबाज ने कहा कि मैं बताता हूँ, इसलिए खुली कि इमरान जो है आइन तोड़ने वाले थे। एग्जैक्टली ये वही अल्फाज हैं जो मैं आपसे बारहा कह रहा था कि
आइन तोड़ने का कहा गया था। मैंने अपने पिछले तमाम, जिस दिन ये हरकत हुई उस दिन भी मैंने कहा, उसके बाद अक्सर और बेशतर वीलॉग्स में मैं कहता रहा हूँ कि असल कहानी यही थी, असल कॉन्स्पिरेसी यही थी कि किसने कहा था कि इमरान आइन तोड़ने वाला है, और किसने जाकर कहा था कि आइन तोड़ने के बाद इमरान जो है जनरल बाजवा को जो है सैक करने वाला है। ये तमाम चीज़ें जो है ना कहीं बीच में साजिशें थीं, यानी जो मैं कहता हूँ कि लोगों को ट्रैप किया गया। तो बड़ी चीज़ें थी, आज इत्तेफाक से उनके मुंह से बात निकल गई, तो मेरी इस बात की यहाँ तस्दीक होती है कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ लोगों ने गलत खबरें और गलत सबूत के साथ इदारों के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा की। बहरहाल ये तो मेरी खबर की तस्दीक होती है, ये बीच में इसलिए आ गई थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ISPR ने जो कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानबाजी ना की जाए या फ़ौज को सियासत ना घसीटा जाए, मुझे हैरत हो रही है कि किस तरह वो लोग कहते हैं कि मरीम नवाज़ हो गए, फजल रहमान साहब हो गए, जावेद लतीफ़ हो गए, मोहसिन दावड़ हो गए, ये लोग तो हमेशा फ़ौज को डिस्कस करते रहे। और जब फ़ौज ये कहती है कि हमें न डिस्कस किया जाए, तो फिर फ़ौज को ये भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने नाम लेके उनको डिस्कस किया है, जिन्होंने नाम लेके उनको मिलाइन किया है, वो तो इस वक्त पावर के अंदर बैठे हैं, तो पहले तो उनको तो मना किया जाए, लेकिन उनको नहीं मना किया जा रहा। और आज मज़े की बात है कि जैसे मैंने कहा, इत्तेफाक की बात है, मैं पाकिस्तान मीडिया देखता रहा हूँ, वो मैंने कौमी असम्बली में देखा, कौमी असम्बली के अंदर जनाब वो लगे रहे हैं, अब आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब भी के इदारे, ये इदारे अच्छे, मुसलसल वो डिस्कस किए। अच्छा, उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब आ गए। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो अपनी तकरीर जो भी उन्होंने की है उसमें सिवाय इमरान को बुला भरा कहने के साथ साथ और इदारों को उन्होंने कहा है कि हमने तो कभी इदारों के खिलाफ ऐसा नहीं किया, इमरान तो इदारों के, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेस में मुसलसल फौज जो है डिस्कस होती रही है। तो ये किधर है, मतलब फौज की तो कुछ सुन ही नहीं रहा, ISPR की तो कुछ सुन ही नहीं रहा। ISPR को सख्त मौक़िफ़ निकालना चाहिए कि ना हमारी तुम तारीफ करो, हमें डिस्कस नहीं करो बिल्कुल। अगर हमें डिस्कस करना है तो सिर्फ डिफेंस के हवाले से करो कि हमारा पाकिस्तान का डिफेंस कैसा है, पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी जो है क्या है, हम अपने दिफाई हवाले से, हम अपने मुल्क की सलामती के हवाले से हमारी फ़ौज के क्या कारनामे, हमारी फ़ौज ने किस सियासतदान अच्छा किया, हमारी फ़ौज ने किस सियासतदान को सपोर्ट की, किस सियासतदान को बच्चा बना के पाला, किसको दूध पिलाया। व्हाट इज नॉनसेंस किस्म की ये डिस्कशन कंटिन्यूज आज हुई है पूरी पार्लियामेंट के अंदर। समझ में नहीं आता कि हमारे लोग किधर सोए हुए हैं। अच्छी तरफ से कहा जाता है, फिर लाके आप इल्ज़ाम इमरान के ऊपर डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख रही होंगी कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। मतलब मुझे तो समझ भी नहीं आई ISPR की बात। मुझे अच्छा लगा था ये बात कि ISPR हो गए फौज को नहीं डिस्कस करें, लेकिन उनका कल इतना बड़ा बयान आया और आज वो असेंबली के अंदर फौज ही डिस्कस होती रही है। इदारे 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 इदारे, मतलब को एवरीबडी नो कि इदारा किसकी तरफ इशारा है। ताकतवर इदारा, उन्होंने पाला, उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, इदारे को तोड़ना था, इदारे में दरारें डालने की कोशिश की हमने, तो मुसलसल आज भी जो है फ़ौज पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में डिस्कस हुई है। तो ये ISPR को और तरफ फ़ौज को इसका वो लेना होगा, नोटिस लेना होगा कि, और कहें कि भाई अगर हमें कहीं भी किसी फॉर्म के अंदर आप डिस्कस ना करें। खैर, अच्छा, दूसरा डॉक्टर रिजवान, आपको याद होगा FIA के, मैंने आपको याद होगा जब इनको हटाया गया था, जब वो जा रहे थे तो FIA के अंदर मतलब एक नोट्स निकाल दिए गए थे एयरपोर्ट्स के ऊपर। हालांकि उस वक्त किसी की हुकूमत नहीं थी, ये एक ऑर्डर निकाल दिया गया था कि किसी को भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, और वो डॉक्टर रिजवान को रोकने के लिए किया था। और मैंने उसी दिन आपको कह दिया था कि अब इनके ऊपर दबाव आएगा, क्योंकि वो समझ गए थे कि मेरे खिलाफ, वो एक ईमानदार ऑफिसर, उसको पता था कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो नतीजा ये हुआ कि उनको न सिर्फ रोका गया, बल्कि उसके बाद में ही आपको मैंने बताया था कि उनके पर बहुत ज़्यादा दबाव था। न सिर्फ उनको धमकी आमेज़ टेलीफोन आ रहे थे, बल्कि उनको ये कहा जा रहा था कि वो अपने तमाम बनाए हुए सबूत जो हैं उनको ज़ाया करें, और हमें उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो आकर ये कहें कि मुझे इमरान खान ने या मौजूदा हुकूमत ने झूठे केसेस बनाने के लिए कहा है। उन पर इतना सख्त दबाव था, उन्हें सख्त तरीके से थ्रेट थी। तो ज़ाहिर है वो एक ईमानदार ऑफिसर था, वो कैसे ये काम करता, वो शदीद दबाव में था। उस दबाव की वजह से, जहनी दबाव की वजह से, कोफ्त की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनको ये हुआ कि बेचारा अपने दुनिया से चला गया। तो ये जो है आप देखें कि किस किस्म की हरकतें की जा रही हैं। अगर ऐसी हरकतें की जाएंगी पाकिस्तान के अंदर, हुकूमतें अगर ईमानदार अफसरों को इस तरह थ्रेट करेंगी, इस तरह ब्लैकमेल करेंगी, तो आप मुझे बताइए कि कैसे ये मुल्क चलेगा। ये फैसला कौम को करना है। जो मैं अपने वीलॉग में बातें आपको बताता हूँ ना, ये बुनियादी तौर पर ये मैं कौम को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि अब आप सोचें कि ये भी इस मुल्क के अंदर होता है, इस तरह भी हुकूमतें करती हैं। अगर इस तरह होगा तो किस तरीके से एक ईमानदार अफसर काम करेगा, मुझे बताइए। हर अफसर जो आएगा वो सिर्फ बेईमानी करेगा, अपना टाइम पीरियड पूरा करेगा, पैसे लेगा और चला जाएगा। उसको आपसे या आपकी रियासत से या आपके मुल्क से कोई सरोकार नहीं होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आज मैं अगर ईमानदारी से काम करूंगा, कौम के सामने पेश करूंगा कि फला आदमी चोर था फला, तो दूसरे दिन तो मेरे तो मुसीबत आ जानी है।
तो इसको किसने प्रोटेक्ट करना है? इन ईमानदार अफसरों को भी कौम ने प्रोटेक्ट करना है, आपने प्रोटेक्ट करना है। ये यहाँ मैंने ख़ास तौर पे आप लोगों के पैगाम दिया। दूसरा, एक बात कही थी कल मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि लोग खड़े हों इमरान के साथ, तो कई लोगों ने मुझे कोई एक दो, मैं नाम नहीं लेता, कुछ एक दो एंकर्स हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि फैसल साहब आपने अपने वीलॉग्स के अंदर प्रोवोक किया है बहुत ज़्यादा लोगों को कि मतलब इमरान। मैंने देखिए प्रोवोक करने का मकसद, वो मैंने भी कहा था एग्जैक्टली बिल्कुल कि भैया अगर इमरान कहते हैं तो आप जाम कर दें पाकिस्तान को। भाई जाम करने का मकसद वो हम क्या मतलब किसी को दिखाना नहीं चाहते, हम सिर्फ उन लोगों को दिखाना चाहते हैं, उन बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों को दिखाना चाहते हैं जिनके के जहन में एक बात बैठी हुई है, अमेरिका की, बरतानिया की, यूरोप की और दूसरी क़ुव्वतों की, जो ये समझते हैं कि सिर्फ इस पाकिस्तान के अंदर इस रियासत के करता धरता सिवाय नवाज शरीफ फैमिली के और जरदारी फैमिली के या चंद एक लोगों के जो उनके एजेंट हैं, जो उनके तनख्वाहदार हैं, उनके अलावा कौम किसी को नहीं मानती। क्योंकि उनकी गुड बुक्स के अंदर, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक ही इंटरनेशनल रिलेशन से, उनकी गुड बुक के अंदर ये चंद ख़ानदान जो है ना इस रियासत पाकिस्तान के मालिक हैं। मैंने कहा बुनियादी तौर पर जो मैं इमरान खान के साथ जो कह रहा हूँ लोगों को खड़ा होने के लिए या पाकिस्तान को जैम करने के लिए, वो इसलिए कह रहा हूँ कि उनको बताएं दें आप कि अब वो फिनिश हो गई वो कहानी। वो ख़ानदान जो आपके थे ना, उन्होंने आपकी बहुत नौकरी कर ली, बस अब जो है ना कौम जाग गई है। अब हमने ना हम अपने स्टेट को अब हम ओन करेंगे। द ओनर्स ऑफ द स्टेट जो है ना नेशन, वो अब जाग गई है, अब वो ओन करेगी सारी चीज़ों को। तो ये असल में मेरा पैगाम देने का मसला था, बाकी और किसी को मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहता। तो ये एक मैंने थोड़ी सी क्लियर की है। अच्छा, दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो आज़ादी मार्च को रोकने के चक्कर में है, मैंने पहले ही बताया था और मेरे पास इत्तलात हैं। और कल वो इमरान खान ने जो सिराजुद्दौला के हवाले से जो बात की थी, भाई वो मैंने पहले भी कहा कि वो जो बात करते हैं ना मीर जाफ़र मीर सादिक की, वो इन लोगों को कहते हैं, वो इदारों की तरफ या फ़ौज को नहीं कहते। मीर जाफ़र मीर सादिक ने बादशाह के जो था ना, जो बादशाह उस वक़्त सिराजुद्दौला, उनके दरबार के अंदर तमाम गद्दारों को और जो बादशाह के दुश्मन थे उनको उन्होंने वहाँ पर वो दी थी, एक्सेस दिया था। और न सिर्फ एक्सेस दिया बल्कि जब जंग हुई तो जंग के दौरान भी उन्होंने वो तमाम जितने भी वहाँ पे उनके थे फ़ौजी या जो लड़ने वाले से फ़ौजी थे, अस्करी जो थे, उनके साथ भी उन्होंने साजबाज की और ऐन मौके पर उनको धोखा दिया। तो बुनियादी तौर पर ये एक्सेस देने वाले मुल्क दुश्मन वालों को कौन है? ये जरदारी साहब हैं। कौन लेकर आया था ब्लैक वाटर को? कौन लेके आया बगैर वीज़ों के यहाँ पे इंडिया के लोगों? किसके उसके अंदर यहाँ पर काम करते थे? किसने यहाँ से फ़ौज की सारी मालूमात दी? कौन करता था रेकी? किसने कुलभूषण को दिया? तो ये लोग है ना मीर जाफ़र मीर सादिक, जो हुकूमतों के अंदर भी रहे और पाकिस्तान की जड़ें भी काटते रहे। तो बुनियादी तौर पर ये है, इस तरफ उनका इशारा था और वो बार बार, अभी कल नहीं कहा, वो पहले से कह रहे हैं। वो इमरान खान क्या कर रहे हैं दुनिया के हर आप लोग भी कह रहे होंगे, बहुत सारे लोग, हम भी कहते हैं। और बुनियादी तौर पर सिर्फ कल वाली बात को लेकर वो अब इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह, मेरे पास जो इत्तलात हैं वो इमरान खान के ऊपर एंटी स्टेट एक मुकदमा बनाना चाहते हैं कि उन्होंने जो है कल ये जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए मीर जाफ़र मीर सादिक, ये उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर किए। तो ये मैं बता दूं, बहरहाल ये अगर करेंगे तो ये भी इनका नुकसान होगा। और मैंने आपको पहले एक बात और चीज़ बता दी थी, अपने स्पेस के अंदर भी मैंने 3 दिन पहले एक स्पेस किया था, मैंने लोगों के कहने पर, कुछ आप जैसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे दबाव देते हैं, उसमें मैंने बता दिया था कि बहुत से लोग कह रहे थे कि जनाब वो इमदाद हो गई है और पैसा मिल गया है, रिवाइज़। मैंने कहा था कि कुछ भी रिवाइज़ नहीं हुआ, मैं आपको कन्फर्म इत्तला दे रहा था और आज आपने सुन लिया, टेलीविज़न पर भी बात आ गई, बात खबरों भी मैंने सुना है। मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा था कि फैज़ल साहब आपने जो 3 दिन पहले बात की थी वो कन्फर्म हो गई। पाकिस्तान के तीनों दोस्त ममालिक ने हरी झंडी दिखा दी। मुझे पता था इसलिए कि हमें अपने ज़राए ने कन्फर्म कर दिया था। उन्होंने कहा था हम इस मौजूदा सेटअप को मानते ही नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ताकतवर जो है ना हल्के मौजूदा, ये भी मैं आपको फिर दोबारा आपको एक ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप जो है ना बराए करम फ़ौज को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ ना करें, छोड़ दें जो भी होना था ना, वो फ़ौज को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ ना करें। फ़ौज आपकी अपनी है और ये मैं आपको फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ कि ताकतवर हल्के इस सेटअप के साथ नहीं हैं। ताकतवर हल्कों ने इस सेटअप को फ्री हैंड दे दिया है कि डू वॉट एवर यू वांट, करें आप जो कुछ भी करना है, लेकिन रियासत के अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ताकतवर हल्कों की जानिब से फ्री हैंड को ये इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको खुल के बात बता दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लिया जाए कि कहीं किसी फ़ौज की या किसी फ़ौजी अफसर की कोई मंशा या मर्जी है कि इमरान खान के खिलाफ कोई इकदाम किया जाए, ये बिल्कुल नहीं। या जो लोग जो भी कहते हैं, वो कितना बड़ा एंकर हो चाहे कितना बड़ा हो, उसका मतलब है कि या तो उसको मालूम नहीं है या मुबैना तौर पर वो किसी के लिए काम कर रहा है। फ़ौज का इस तमाम सूरत हाल से कुछ नहीं। हाँ, ये है कि फ़ौज ने फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन अगर मौजूदा सेटअप ने गड़बड़ की जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है, तो आप यकीन करें कि ये इनकी छुट्टी हो जानी है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चलने वाली हुकूमत नहीं है। इसलिए मैं आपसे बारहा कह रहा हूँ कि यही साल जो है इलेक्शन का है। ये मैंने पहले भी कहा, ये मेरी खबर है, अब फिर कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, बिलावल साहब अमेरिका जा रहे हैं। बिलावल साहब अमेरिका जा रहे हैं, वो दुआएं कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे कि जल्दी से आ जाए। तो उनके अमेरिका के दौरे में वो कोशिश करेंगे कि कोई पाकिस्तान के रिलीफ लाने की
लेकिन एक शुनीद ये भी है मेरे पास कंफर्म कि शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब से कहा है कि जब वहाँ जाएं तो ठीक है जो भी बात करें, लेकिन एक मेरी तरफ से सिफारिश कर दें कि एक बाइडेन से कह दें कि एक मुबारकबाद का टेलीफोन अगर मुझे कर दें तो बस यही मेरे लिए बहुत काफ़ी होगा। कम से कम सारी ज़िंदगी में इमरान खान को मलाइन तो करता रहूँगा कि तुम इतनी बड़ी पावरफुल थे, इतनी बड़ी बात थी दुनिया में, तुम्हें बात की, तुम्हें तो अमेरिका के सदर ने पूछा नहीं, मुझे अमेरिका के सदर ने फ़ोन कर दिया। ये मैं सही बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा गया तो थोड़ी सी सिफारिश करके एक मुबारकबाद का टेलीफोन हमें करवा दो। और बाकी आपको मैं फिर बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, कुछ 2-4 चीज़ें और भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह कल जो अपना वीलॉग करूंगा मैं उसमें कुछ चीज़ों की तस्दीक करके आपको मज़ीद कुछ इस हवाले से अपना तजिया भी दूंगा, कुछ खबरें पे डिस्कस भी करेंगे। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।